गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हम बजट 2021-22 के भाग 3 को देखेंगे, जिसमें हमने प्रश्नावली को शामिल किया है। यानी बजट 2021-22 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसे हम इसमें देखेंगे। इससे पहले हमने बजट के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा था। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे देखिएगा। तो ये है भाग 3। चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसे 5 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा, जिसका परिव्यय 64,180 करोड़ रुपए है। दूसरा है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। आपका विकल्प है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी कोई नहीं। तो बताइए इसका उत्तर क्या है। बजट के भाग 1 में ही हमने इसकी शुरुआत इससे की थी, क्योंकि ये जो स्वास्थ्य का जो चैप्टर था उसमें पहला टॉपिक यही था, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो ये जो है यह 6 वर्षों के लिए, ना कि 5 वर्षों के लिए, यह 6 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। और इसका परिव्यय सही है 64,180 करोड़ रुपए, और यह केंद्र प्रायोजित योजना भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2। दूसरा प्रश्न है, बजट 2021-22 के अनुसार भारत सरकार को सर्वाधिक वित्त की प्राप्ति कहां से होती है। ए उधार और अन्य देयताएं, बी वस्तु एवं सेवा कर, सी आयकर, डी निगम कर। देखिए, भारत सरकार को सर्वाधिक जो वित्त की प्राप्ति होती है, मान लीजिए 100 रुपये है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इससे, उसके बाद वस्तु एवं सेवा कर से, तीसरे नंबर पे आयकर और चौथे पे निगम कर से। तो ये जो है आपका, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। और अगर क्रमानुसार तो आप इस तरह से सजा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक घाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, या फिर सही कथनों का चयन करें। पहला है, राजकोषीय घाटे से ब्याज की देनदारी को निकालने के बाद प्राप्त की गई राशि प्राथमिक घाटा कहलाता है। दूसरा है, बजट 2021-22 में प्राथमिक घाटा का अनुमान 3.1 निर्धारित किया गया है। ए केवल 1 सही, बी केवल 2 सही, सी दोनों सही, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्राथमिक घाटा जो होता है वह राजकोषीय घाटा में से, ये जो राजकोषीय घाटा होता है इसे मैंने डिटेल से देखा था भाग 2 में। ये सारे जो घाटे होते हैं, चारों घाटे, उसके प्रकार को, तो राजकोषीय घाटे में से हम ब्याज को निकाल दें, यानी कि जो हमारा ब्याज देना होता है उसे हम निकाल दें, तो हमारा प्राथमिक घाटा निकल जाता है। तो ये विकल्प सही है और दूसरा भी सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोनों सही। ये तो प्राथमिक घाटा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजकोषीय घाटा से। देखिए, राजकोषीय घाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करें। पहला है, राजकोषीय घाटा सरकार के कुल खर्च और उधारी को छोड़ करके, मतलब जो खर्च किया है उसमें उधारी को छोड़ करके कुल कमाई के बीच का अंतर होता है। दूसरा है, वर्ष 2025-26 तक सरकार ने राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 4.5 निर्धारित किया है। कब तक? 2025-26 तक। और तीसरा है, बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा का जो अनुमान है 6.8 निर्धारित किया गया है। हमने अभी क्या देखा था? प्राथमिक घाटा। उसमें हमने क्या देखा था? राजकोषीय घाटा में से ब्याज को जब निकाल देते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमारा? प्राइमरी डेफिसिट या फिर प्राथमिक घाटा। तो अब यहाँ पे प्रश्न है राजकोषीय घाटा का। तो ये जो राजकोषीय घाटा है, जो भारत सरकार जो होती है, जो पैसे व्यय करती है, उसमें उधारी अगर ना शामिल करें, यानी कि जो उधारी देना होता है सरकार को, तो उधारी अगर माइनस कर दे तो जो राशि होती है, मान लीजिए कि टोटल व्यय किया जा रहा है 100 रुपये, उसमें उधारी है 20 रुपये, तो 20 रुपया आप हटा दीजिए तो 80 रुपये जो होते हैं वो आपके राजकोषीय घाटा आते हैं। और इन राजकोषीय घाटा में से अगर हम ब्याज की राशि निकाल दें, मान लीजिए
20 रुपये जो है ब्याज की राशि है। तो ब्याज की राशि भी निकाल दें तो वो क्या हो जाए हमारा प्राथमिक घाटा। तो आप समझ गए राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो उत्तर है ये है डी, सभी सही है। ये तीनों जो विकल्प है ये सही है। 4.5 निर्धारित किया गया 2025-26 तक और इस वर्ष अनुमान लगाया गया 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन भी घाटा से संबंधित है। प्रभावी राजस्व घाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करें। पहला है प्रभावी राजस्व घाटा सरकार द्वारा पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए खर्च को दर्शाता है। दूसरा, वर्ष 2021-22 के बजट में प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान 4.1% लगाया गया है। तो अभी हमने देखा क्या, देखिए सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और अभी प्राथमिक घाटा और हमने अब प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा यहाँ पे। तो हमने ये समझ लिया राजकोषीय घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा भी देखा और प्रभावी राजस्व घाटा भी हम समझते हैं। ये क्या होता है, मान लीजिए सरकार व्यय कर रही है 100 रुपये। अब ये 100 रुपये में उसने 30 रुपये जो है वो पूंजी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए, मान लीजिए सड़क निर्माण के लिए, कंपनी अस्पताल निर्माण के लिए उसने रखा है। तो ये जो 30 रुपये खर्च करेगी, ये तो जैसे ही खर्च करे उसकी राशि तुरंत तो वापस नहीं आने लगेगी, पैक नहीं होगा ना, इसमें कुछ समय लगेगा, 3 वर्ष 5 वर्ष जो भी होता है इसको निर्माण में, जब तक ये व्यय मतलब जो वापस ना आए, यानी कि यह जब तक पूंजी प्राप्ति ना हो जाए, तो तब तक जो राशि रहती है एक प्रकार से घाटा कहलाती है। इसलिए इसे बोला जाता है प्रभावी राजस्व घाटा। तो यह पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सरकार के खर्च को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि इस बजट में 4.1% का अनुमान लगाया गया है। हमारा उत्तर हो जाएगा दोनों सही। तो आप तीनों घाटा समझ गए। राजकोषीय घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा, और एक घाटा होता है राजस्व घाटा। तो ये सिंपल सा है, जितना खर्च करती है सरकार, मतलब जितना व्यय कर रही है और आमदनी काफ़ी कम हो, यानी कि मान लीजिए आमदनी है 100 रुपये और खर्च हो रहा है 120 रुपये, तो ये जो 20 रुपये हुआ वो राजस्व घाटा हुआ, यानी आमदनी कम और खर्च ज़्यादा, तो हो जाएगा राजस्व घाटा। तो अब चारों घाटा एक बार ध्यान से देख लीजिए। कौन सा, राजस्व घाटा, राजस्व घाटा। दूसरा राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। तीसरा प्राथमिक घाटा और चौथा प्रभावी राजस्व घाटा। तो आपने चारों को समझ लिया। चलिए, इसका उत्तर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को 2023-24 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना % करने की बात की गई है। ए 3%, बी 4%, सी 5%, डी 6%। तो बताइए उत्तर क्या है। इसे भी हमने डिटेल से पढ़ा था कि राज्यों के लिए जो है 3% निर्धारित किया है 15वें वित्त आयोग ने। तो उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करें। पहला है, एकल व्यक्ति कंपनी यानी कि 1% कंपनी के स्थापना के लिए अब जो आवासन की सीमा है 182 से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। दूसरा है, एनआरआई को भी अब भारत में एकल व्यक्ति कंपनी यानी कि 1% कंपनी ओपीसी के स्थापना का अधिकार प्रदान किया गया है बजट 2021-22 में। ए केवल 1 सही, बी केवल 2 सही, सी 1 और 2 सही, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर हमने पढ़ाया था आपको,
ये जो है आवासन की सीमा कितनी, 182 से कम करके 60 नहीं, ये गलत है, बल्कि 120 दिन किया गया, 120 दिन। तो उत्तर हो जाएगा, एक तो हमारा कट जाएगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा, और एक तो सही है, यानी केवल 2। एनआरआई को भारत में ओपीसी स्थापना करने की अधिकार जो है दे दिया गया है बजट 2021-22 के अनुसार सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 के अनुसार सार्वजनिक बैंकों का पूंजीकरण की राशि कितनी दी गई है, मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उनके कैपिटलाइजेशन के लिए कितनी राशि दी गई है बजट 2021-22 के अनुसार। ये कैपिटलाइजेशन की बात कर रही है, यहाँ पे पूंजीकरण होगा, कितनी राशि से किया जाएगा। ए 10,000 करोड़, बी 20,000 करोड़, सी 30,000 करोड़, डी 40,000 करोड़। जो बैंकों का, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका जो कैपिटलाइजेशन किया जाएगा वह है उत्तर 20,000 करोड़ से, 20,000 करोड़ रुपए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 में बीमा क्षेत्र के संदर्भ में किए गए प्रावधान पर ध्यान दें। ए बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन किया जाएगा। दूसरा, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। बीमा बोर्ड में 50% स्वतंत्र निदेशक होंगे। अब हमें उपर्युक्त जो विकल्प है उसमें से सही कथनों का चयन करना है। ए केवल एक सही, क्या एक सही है? बी केवल 1 और 2 सही, सी केवल 1 और 3 सही, डी सभी सही हैं। तो बताइए इनमें से कौन सही है। पहले हम देखते हैं जो इस बजट में प्रावधान किया गया बीमा क्षेत्र से संबंधित, तो उसमें संशोधन किया जाएगा 1938 का जो एक्ट है उसमें। अभी इसमें क्या प्रावधान लाया जाएगा वो बजट में जब बिल प्रस्तुत होगा उसके बाद हम देखेंगे। इसके अलावा बीमा क्षेत्र में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो बात की जा रही है बढ़ाकर, ये 49% से बढ़ा करके 100% नहीं बल्कि 74% किया गया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। ये जो सेकंड है वो नहीं होगा, तो ये देखिए 2 बिल्कुल गलत है, 1 सही है, एक इसमें भी एक इसमें भी है, तो हमारा डी और बी तो नहीं होगा। अब बचे हमारे सी। सेकंड है बीमा बोर्ड में 50% स्वतंत्र निदेशक होंगे, यह विकल्प सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। 1 और 3 सही है, बाकी ये जो है दूसरा ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 30,000 करोड़, 35,000 करोड़, 40,000 करोड़ या 45,000 करोड़। तो कोविड-19 वैक्सीन के लिए बजट 2021-22 में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा 35,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय यानी कि मल्टीपर्पज सीवीड पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी। ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। ये जो सीवीड पार्क है ये क्या होता है? शैवाल होते हैं जहाँ पे मछली पालन, इसके अलावा ये जो बहुत सारे समुद्री जो जीव होते हैं, समुद्री जीव, उनका ये आवास होता है। तो ये पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है सीवीड पार्क। इसकी स्थापना जो तमिलनाडु में की जाएगी। तो बजट में इसका प्रावधान किया गया था, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। बजट 2021-22 में इसका प्रावधान किया गया है। तो सीवीड पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 में कुल कितने स्तंभ आधारित, मतलब जो 2021-22 का जो बजट है वह कुल कितने स्तंभों पर आधारित है। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। ये जो बजट का जो स्तंभ है, आप जो बजट का पार्ट 1 है उसमें आपने डिटेल से पढ़ा होगा। ये जो है कुल 6 स्तंभों पर आधारित है। आप इसको नहीं देखा तो आपने प्लीज़ बजट जो पार्ट 1 है उससे ज़रूर देखिएगा, ताकि जो बजट से संबंधित हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में वो ना छूटे। मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपके जो बजट के जो क्वेश्चन हैं वो उसमें शामिल हो।
तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, यह 6 स्तंभों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मित्रा यानी कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, MITRA, तो मित्रा जो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क जो है किस संदर्भ में, सही कथनों का चयन करें। इसका उद्देश्य भारतीय कपड़ा उद्योग को वैश्विक दृष्टि से प्रतिस्पर्धी बनाकर निवेश को आकर्षित करना। ये कॉमन सी बात होती है सारी योजनाओं में, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले 5 वर्षों की अवधि में कुल 60 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। देखिए यूपीएससी या फिर अन्य जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो फैक्चुअल होते हैं, यहाँ पे जो वर्ष और ये जो आंकड़े होते हैं, जो कमीशन होता है यहीं पे खेल खेलती है, और ये जो है कॉमन सी बात होती है, ये सही होते हैं। हमारा ध्यान इन सब पे होना चाहिए। ये जो 5 वर्ष 60 टेक्सटाइल फंसाती है क्वेश्चन यहीं पे, तो हमारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, इन सब, क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है कि अगर ये जो मित्रा है इस नाम से संबंधित है तो ये टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए करेगी, है ना। तो ये जो अगले 5 वर्षों में नहीं बल्कि अगले 3 वर्षों में होगा, 3 वर्षों में होगा, तो 2 जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा केवल 1। ये जो मित्रा जो है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क के तहत, तो अगले 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, तो केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल सिक्योरिटीज मार्केट कोड, ये देखिए एकल सिक्योरिटीज मार्केट कोड बनाने के लिए सरकार किन किन कानूनों को समेकित करेगी। मतलब सरकार एक एकल सिक्योरिटी कोड बनाना चाहती है, उसके लिए भारत सरकार जो पुराने कानून है उसको समेकित करना चाहती है। तो उसमें कौन कौन शामिल होगा, पहले देखिए सेबी अधिनियम 1992, दूसरा डिपॉजिटरी अधिनियम 1996, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम 1956, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अधिनियम 2007। ए केवल 1 और 2 सही, यानी कि ये और ये केवल 1, 2 और 3 सही, केवल 2 और 3 सही, उपरोक्त सभी सही है। ये जो बनाया जा रहा कोड यूनिफाइड सिक्योरिटीज़ के लिए मार्केट कोड, ये जो है उपभोक्ता सहित जो बिजनेसमैन होते हैं उनके सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा है ये मार्केट कोड को। तो इसमें ये चारों शामिल हैं, सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007 भी शामिल है। इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी कथन सही है। हमने इस वीडियो में बस इतना ही शामिल करें हैं, और अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली करंट अफेयर्स, बजट एंड इकोनॉमिक, AIS मेंस टॉपिक हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं रीजनल जैसे बिहार करंट अफेयर्स, एडिटोरियल डिस्कशन, PPSC मेंस टॉपिक, BPSC PT के सेट को भी मैंने शुरू किया था, इसमें अभी 9 हो चुके हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स न्यूज जैसा कि आप देखते हैं डेली द हिंदू न्यूज डिस्कशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।